देखिए, आज के वीडियो में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे कार्य करती है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें T1 और T2 दो नली होती हैं, ट्यूब होते हैं। नली T1 के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है जो वस्तु की ओर होता है, जिसे हम अविद्रश्यक या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। नली T2 के दूसरे सिरे पर एक और उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस या आई लेंस कहते हैं। नली T1 को नली T2 के अंदर इस पेच की सहायता से आगे पीछे किया जा सकता है। जब इस पेच को एक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो नली क्या होती है, नली T1 नली T2 के अंदर चली जाती है, जिससे दोनों लेंसों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जब उसी पेच को उसके विपरीत डायरेक्शन में घुमाते हैं तो नली T1 नली T2 से बाहर आती है, इससे दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस व्यवस्था को बोलते हैं रैक पिनियन या दंड चक्रीय व्यवस्था। ऐसा हम प्रतिबिंब के एडजस्टमेंट के लिए करते हैं कि प्रतिबिंब हमें साफ दिखाई दे। यदि प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं देता है तो हम इस स्क्रू की सहायता से उसको एडजस्ट करते हैं, समंजित करते हैं। ठीक है, जो मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक किरण आरेख बनाया है, इसी को मैंने ये अलग से बताया है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, हम इसको समझेंगे। इसमें LO और LE दो उत्तल लेंस होते हैं। LO जो लेंस होता है इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। LO को बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। और LE जो होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस या इसको हम आई लेंस कह सकते हैं। अभिदृश्यक लेंस का जो व्यास होता है और फोकस दूरी होता है वो नेत्रिका लेंस से कम होता है। अभिदृश्यक लेंस हमारा छोटा होता है, नेत्रिका लेंस हमारी बड़ी होती है। अब जिस वस्तु को हमें देखना है, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिस वस्तु को देखना होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पर रखते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस का प्रकाश केंद्र है और यह अभिदृश्यक लेंस का फोकस है। तो जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ा सा अधिक दूरी पर रखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है जिसको हमने अभिदृश्यक के फोकस से थोड़ी ज्यादा दूरी पर रखा है। वस्तु का नाम है AB। तो एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी प्रकाश केंद्र से ऊपर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो जी अभिदृश्यक के फोकस से होकर जा रही है, जी अभिदृश्यक का फोकस है, ये वाला पॉइंट। लेंस में दो फोकस होते हैं और जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जहां पर ये दोनों अपवर्तित किरण प्रतिच्छेद करते हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद किया है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है A', यह प्रतिबिंब जो A', बना है वो नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र और नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच में बना है। नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र और नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच में बना है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में नेत्रिका लेंस जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जैसा कि हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था। तो देखिए, ये अभिदृश्यक लेंस के लिए ये वस्तु हो जाएगी। अब वस्तु उल्टी रखी है तो उल्टी वस्तु का यदि उल्टा प्रतिबिंब बन जाए तो वो वस्तु के सापेक्ष सीधा माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो A', जो अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस द्वारा इस A', B' का अंतिम प्रतिबिंब बनता है
ए डबल डैश बी डबल डैश कहां पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। ठीक है, इसको एक बार और हम समझ लें कि ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसके लिए वस्तु हो जाएगी ए बी, प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। नेत्रिका लेंस के लिए या जो ए डैश बी डैश है वो वस्तु माना जाएगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए हम दूरियों को देखें। सभी वस्तुएं प्रकाश सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती हैं। लेंस से वस्तु की ओर की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दूसरे डायरेक्शन की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो देखिए जो अभिदृश्यक लेंस का प्रकाश केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी जो वस्तु की दूरी कहलाएगी। वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस से है इसलिए इसको मैं यू ओ लिखूंगा। इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी भी ओ। अब जो ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका के लिए वस्तु है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये वस्तु की दूरी कहलाएगी नेत्रिका लेंस के लिए। तो जो हो जाएगा माइनस के यू, इधर की दूरी नेगेटिव होगी। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर, तो ये दूरी हो जाएगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी, चिन्ह परिपाटी से माइनस। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम एल्फा से लिखते हैं, तो ये कोण हो जाएगा हमारा एल्फा। ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण एल्फा, जे एल्फा है तो जे भी एल्फा हो जाएगा। और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से लिखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसलिए ये कोण बन जाएगा बीटा। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख तैयार कर लेते हैं। अब आती है इसकी आवर्धन क्षमता। इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसी ये जो पूरा किरण आरेख जो बना है वो इसके अंदर बनता है। ठीक है, चलो आवर्धन क्षमता। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब क्या बना, ए डबल डैश बी डबल डैश। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये जो वस्तु रखी है यह वस्तु भी कहां पर रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को मार रहे हैं तब तो हम लिखेंगे वस्तु की दूरी माइनस डी, और यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं है, कहीं भी रखी है, तो वो ऐसी स्थिति में वस्तु की दूरी होगी माइनस के यू। तो आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटे एल्फा। बीटा कौन है, वो किसके द्वारा बना है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ए डबल डैश बी डबल डैश। एल्फा कोण किसके द्वारा बना है, वस्तु द्वारा, यानी ये। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी से हम सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं, तो दर्शन कोण भी क्या होंगे, सूक्ष्म बनेंगे। तो बीटा और एल्फा के मान क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। बीटा तथा एल्फा के मान बहुत छोटे हैं। जब ये वैल्यू बहुत छोटी होंगी, छोटे हैं, तो यदि थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, कोस थीटा बराबर 1 लिखते हैं, और टेन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं। या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं, थीटा बराबर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम टेन को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर टेन बीटा तथा एल्फा बराबर टेन एल्फा। ये बीटा और एल्फा की जो वैल्यू है इसको यहां पर पुट अप कर दें, तब क्या हो जाएगा, एम बराबर टेन बीटा बटे टेन एल्फा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगी। अब हमें टेन बीटा और टेन एल्फा के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए टेन बीटा तो मैं यहां से निकाल लूं,
सॉरी टेन अल्फा यहां से निकाल लो, इसमें से ए बी ओ में यहां से निकाल सकते हैं, और टेन बीटा यहां से निकाल लें ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, तो हम टेन बीटा की और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल, देखिए त्रिभुज ए बी ओ में टेन अल्फा बराबर, टेन क्या होता है लंबवटे आधा, तो इसमें त्रिभुज ए बी ओ में लंब तो हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ बी, ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी। ठीक है, इसी प्रकार बीटा वन निकाल लें, त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, ये वाला त्रिभुज ले लें ए डबल डैश बी डबल डैश ई में टेन बीटा बराबर वही फिर से लंब बटे आधा, तो लंब हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश और आधार हो जाएगा ई बी डबल डैश, तो हम टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टेन बीटा और टेन अल्फा की जो वैल्यू आई है इसको समीकरण एक में रख दें, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा m बराबर टेन बीटा की वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डबल डैश, टेन अल्फा की वैल्यू इसके नीचे लिखते हैं ए बी बटे ओ बी, m बराबर बटे के नीचे बटे पलट दें तो m बराबर आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डबल डैश, पलटेंगे तो जो गुणा में चला जाएगा ओ बी बटे ए बी। ठीक है, अब जो है हमारे पास उनकी वैल्यू रख दें। देखिए ओबी की हमारे पास वैल्यू है, ओबी की वैल्यू हमें ये रखनी है क्योंकि डेफिनेशन में लिखवाया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन को, तो वस्तु कहां पर रखी है अभी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी हमें दे देनी, तो ओबी की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, और यहां पर ई बी डबल डैश की वैल्यू भी कितनी होगी माइनस के बी, पुटअप करता वैल्यू तो क्या हो जाएगा देखिए m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के डी इंटू इसकी वैल्यू भी माइनस के डी बटे ए बी, माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल सॉरी हाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। कोई दिक्कत इसमें? देखिए हमें यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। हम इसमें क्या करें, ए डैश बी डैश से गुणा और ए डैश बी डैश से भाग कर दें। हमको जो आवर्तन क्षमता लानी है वो नेत्रिका की भी लानी है और अभिदृश्यक की भी लानी है। यहाँ जो अभी आवर्तन क्षमता है हमारी नेत्रिका अभिदृश्यक किसी की नहीं आई, तो हम इसमें क्या करें ए डैश बी डैश से गुणा और भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश से गुणा तथा भाग करने पर राइट साइड भाग करने पर करने से क्या हो जाएगा देखिए m बराबर ये जैसे का जैसा ये भी जैसे का जैसा, ये तो मैंने ए डैश बी डैश का गुणा कर दिया और ये ए डैश बी डैश से भाग दे दिया। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा, ए डैश बी डैश कट जाएगा, एक बार एक का इसमें गुणा करेंगे ये क्या बात है। मैं अगली लाइन से क्या कर रहा हूँ, इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, नीचे ए डैश बी डैश को इधर ले आ रहा हूँ और ए बी को इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बटे ए बी। मैंने इसको नीचे वाले को इंटरचेंज कर दिया बस। ठीक है, अब देखिए यहां से ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ये क्या निकल के आ रहा है, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ये अभिदृश्यक द्वारा सॉरी
यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, और ए डैश बी डैश क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और यह रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रैखिक आवर्धन कहते हैं। तो ये हमारा रैखिक आवर्धन नेत्रिका लेंस का कहलाएगा, क्योंकि नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की लंबाई ए डबल डैश बी डबल डैश है, और नेत्रिका के लिए वस्तु की लंबाई है ए डैश बी डैश। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो ए डैश बी डैश अविदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई है, और अविदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की लंबाई है ए बी। तो यह जो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला बन रहा है वो अविदृश्यक लेंस के लिए बन रहा है, क्योंकि अविदृश्यक लेंस के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं एम बराबर, यह जो रैखिक आवर्धन है वो नेत्रिका लेंस का है, इसलिए मैं इसको एम ई लिख दे रहा हूं। ठीक है, आई लेंस का है, और यह रैखिक आवर्धन जो है वो अविदृश्यक लेंस का है, इसलिए इसको मैं एमओ लिख दे रहा हूं। इसको मैं समीकरण नंबर मान लू 2, और इसको समीकरण नंबर मान लू 3। तो एक तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला निकल आया, ये नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता और ये अविदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। यदि हमें नेत्रिका और अविदृश्यक की आवर्धन क्षमता मालूम है तो पूरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, या इसमें से नेत्रिका की मालूम है और पूरी सूक्ष्मदर्शी की मालूम है तो अविदृश्यक की मालूम कर सकते हैं, और यदि अविदृश्यक की मालूम है और पूरी सूक्ष्मदर्शी की मालूम है तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये भी एक अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हमें ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश के मान निकालना है, और ए डैश बी डैश बटे ए बी का मान निकालना है। हमें इस चित्र में देखना है कि इसमें कुछ समरूप त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए एक तो समरूप त्रिभुज जो हो गया ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो हम इन दोनों में समरूपता का नियम लगाएं। तो देखिए समरूप त्रिभुज ए बी, अच्छा ऐसा कर रहा हूं मैं, एक लाइन कम हो जाएगी, पहले इस बड़े त्रिभुज को ले लूं और फिर छोटे त्रिभुज को। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले इसको लेना है, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो पहले मैं ले लूं ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ। तो देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। संगत भुजा का मतलब है कि जैसे इसमें दो त्रिभुज हैं, एक को मैं बड़ा त्रिभुज बोल सकता हूं, एक को छोटा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार, और बड़े त्रिभुज का कर्ण बटे छोटे त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण का तो हमें इसमें कोई मेजरमेंट है नहीं, तो हम लंब और आधार को करेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे इस त्रिभुज का लंब ए बी बराबर इस त्रिभुज का आधार ओ बी डैश बटे इस त्रिभुज का आधार ओ बी। यानी ऐसा बोल सकते हैं, जे बड़ा त्रिभुज मान लो, इसको छोटा, तो बड़े त्रिभुज का लंब यानी ए डैश बी डैश, छोटे त्रिभुज का लंब यानी ए बी, बड़े त्रिभुज का आधार ओ बी डैश, छोटे त्रिभुज का आधार ओ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक समरूप त्रिभुज और भी दिखाई दे रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश ई और ए डैश बी डैश ई। इसमें भी एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा, तो मैं बड़े को पहले लिखूंगा, छोटे को बाद में। तो त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई और त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। इसी प्रकार
इसी प्रकार समरूप त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई और त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, इसमें भी ऐसे ही लगा दें। इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। तो देखिए बड़े त्रिभुज का लंब तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे छोटे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, बड़े त्रिभुज का आधार ई बी डबल डैश बटे छोटे त्रिभुज का आधार ई बी डैश। ठीक है, तो देखिए हमने इसकी भी वैल्यू निकाल दी और इसकी भी वैल्यू निकाल दी। इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं। देखिए डैश ए डैश बी डैश बटे ए बी की वैल्यू हो गई है और ए डबल डैश बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू हो जाएगी है। तो जो दोनों वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, रख दे 2 में तो क्या होगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए m बराबर, समीकरण 2 हमारा ये बना हुआ है, m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी, ये रखिए वैल्यू ई बी डबल डैश बटे ई बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे ए बी की वैल्यू ये रखिए हमारे पास ओ बी डैश बटे ओ बी। ठीक है, यहां तक। अब देखिए इनके मान रखना, चिन्ह परिपाटी से सबकी वैल्यू हमारे पास है। देखिए ई बी डबल डैश की वैल्यू, ई बी डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डी, ई बी डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस के यू। ठीक है, ओबी डैश की वैल्यू हो जाएगी बी ओ, ओबी की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटअप करें, चिन्ह परिपाटी शायद मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हो गई माइनस के डी, इसकी वैल्यू हो गई माइनस के यू, इसकी वैल्यू हो गई वी ओ और इसकी वैल्यू हो गई माइनस के यू ओ। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख दूं और इसको बाद में, तो m बराबर क्या बन जाएगा, ये माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू। ये हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मुख्य आवर्धन क्षमता आ जाती है। इसमें माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। देखिए वस्तु हमारी ये थी ए बी, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब बन रहा है उसका लास्ट में अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, जो उल्टा बन रहा है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु बड़ी तो दिखाई देती है लेकिन वस्तु हमारी क्या हो जाती है, उल्टी दिखाई देती है, जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु सीधी दिखाई देती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन ज्यादा नहीं होता है, आवर्धन ज्यादा इस सूक्ष्मदर्शी में होता है क्योंकि इसमें दो लेंस लगे रहते हैं। एक लेंस कुछ वस्तु को बड़ा करता है, दूसरा लेंस उसको और बड़ा कर देता है, इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्यादा होता है किंतु प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो एक फायदा भी है और एक घाटा भी है। फायदा यह है कि प्रतिबिंब इसमें बड़ा दिखाई देता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब उतना बड़ा दिखाई सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब उतना बड़ा दिखाई नहीं देता। घाटा यह है इसमें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु सीधी दिखाई देती है किंतु इसमें वस्तु सीधी न देखकर उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम समीकरण दे दें 4 नंबर। आवर्धन क्षमता हम दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब, और कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब लिखना है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
तो अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस की सहायता से बनता है? नेत्रिका लेंस की सहायता से, इस लेंस की सहायता से। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु क्या होती है? ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब क्या होता है? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो वस्तु की दूरी तो यह कहलाएगी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी यह कहलाएगी माइनस टी, और नेत्रिका लेंस उत्तल है इसलिए फोकस दूरी होगी इसकी धनात्मक। ओके, तो देखिए इसी बात को हम लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर नेत्रिका से मापनी है, तो नेत्रिका के लिए वस्तु क्या है? ए डैश बी है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस के यू, चिन्ह परिपाटी से माइनस आ जाए। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब क्या बना है? ए डबल डैश बी डबल डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस के डी। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसकी? नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम एफ ही बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी से प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। लेंस फॉर्मूला लगा दें, लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/f की जगह हो जाएगा एफ ही, प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस के डी, वस्तु की दूरी तो माइनस के यू, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी को मैं इस साइड ले आ रहा हूं तो ये भी प्लस हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1/f ही प्लस 1/d बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू। देखिए हमको वैल्यू निकालनी है d/u की, और यह जो वैल्यू है वो 1/u की है, तो d का इसमें गुणा कर दें, तो मैं इधर कर रहा हूं d से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? d/f प्लस d/d बराबर d/u। d से d कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा d/f प्लस 1 बराबर d/u। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दें, और इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो ऐसा आ जाएगा d/u बराबर 1 प्लस d/f। देखिए d/u की जो वैल्यू आई है वो यहां पर पुटअप कर दो समीकरण 4 में। d/u का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दें तो ये आ जाएगा m बराबर माइनस VO/UO इंटू d/u की वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस d/f। तो ये हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई। कौन सी स्थिति में? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता आ गई जिस स्थिति में ये चित्र बना है। अब इस स्थिति में नली की लंबाई क्या होगी? नली की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी लिखनी है। तो देखिए यहां से लेकर दोनों लेंस मतलब ये दोनों के बीच की दूरी यही कहलाएगी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी VO और यहां से लेकर यहां तक की दूरी UE। ठीक है, नली की लंबाई लिखते समय चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाता, तो क्या हो जाएगी? नली की लंबाई, नली की लंबाई क्या हो जाएगी? VO प्लस UE, चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब आती है हमारी द्वितीय स्थिति, स्थिति सेकंड। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु फोकस पर होती है।
तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु फोकस पर होती है। अब अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? नेत्रिका द्वारा। तो वस्तु किसके फोकस पर होनी चाहिए? नेत्रिका लेंस के फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। लेकिन जब वस्तु फोकस पर होगी तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। यानी कि ये जो वस्तु है ए डैश बी डैश, वो कहां पर होगी? नेत्रिका लेंस के फोकस पर। ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। यानी अब जो ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इस दूरी पर नहीं बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो उसके लिए हम अलग से एक चित्र बनाएंगे अभी। लेकिन जब वस्तु फोकस पर होगी तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यूई बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई, यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर। ये वैल्यू फिर से समीकरण 4 में रख दो तो यूई का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर माइनस vo बटे यूओ इंटू डी बटे यूई की जगह क्या हो जाएगा? एफ ई। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यह होगी। माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बढ़ रहा है वस्तु के सापेक्ष। नली की लंबाई क्या हो जाएगी? नली की लंबाई फिर से वही लेंसों के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा? vo प्लस यूई, लेकिन यूई की जगह क्या हो जाएगा? एफ ई। तो vo प्लस एफ ई जी हमारी क्या हो जाएगी? नली की लंबाई। ठीक है, लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसके लिए अलग से चित्र बनाना है। तो इसी चित्र में मैं कुछ करेक्शन कर दे रहा हूं। देखिए, यह जो वस्तु है वो किसके फोकस पर आ जाएगी? नेत्रिका के फोकस पर। जी नेत्रिका का क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। जब वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। यानी कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मैं इसको साफ करके इसी में करेक्शन कर दे रहा हूं। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस से अपवर्तित होगी। यहां से इसमें क्या होगा? विचलन होगा। जब जो विचलन होगा तो कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से जाएगी। लेकिन जब जो प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करेगी तो उसको कहीं जो पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा। तो ये जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा? अनंत पर। ये समांतर हो जाएंगे, इनको समांतर कर देना। तो यह प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? अनंत पर। तो ये सेकंड स्थिति का चित्र तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।